गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उम्मीद है कि पीछे वाली जो टॉपिक है वो आप लोग रिवीजन किए होंगे। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, कमेंट करके बताएंगे। हम लोग पार्टनरशिप का अध्ययन कर रहे थे, इसी में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। पार्टनरशिप में बेसिक हम लोग देख लिया। बेसिक के बाद हम लोग ने जो एडमिशन देख लिए, रिटायरमेंट देख लिए, और अब जो है वो डेथ है। तो डेथ में आपको कुछ है नहीं, रिटायरमेंट बेस पे ही आपको डेथ है। सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट है वो हम लोग देख लेंगे। चलिए, सौरभ जी का कमेंट आ गया है, तो इसके बाद आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्लासेज में हम लोगों ने यानी परसों की जो हम लोगों ने क्लास की थी उसमें रिटायरमेंट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और उसका क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर रखा था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने कल अध्ययन कर लिया था सेवानिवृत्त साझेदार की देय राशि पे निपटारा के बारे में देख लिया था। तो आपको ध्यान में रखना था कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के यदि जो साझेदारी समझौता का यदि अभाव रहता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 लागू होते थे। और इस पे यदि कोई भी साझेदार हैं या डेथ होंगे या रिटायरमेंट होगा तो उनके पास क्या था, ऑप्शन था कि अभी रिटायरमेंट के पढ़ रहे थे कि उनके पास ऑप्शन था कि 6% की दर से या तो वो ब्याज पा सकते हैं, या जितनी अवधि के लिए उनकी कैपिटल फर्म में थी उस फर्म में उस दौरान जो प्रॉफिट हुआ था उसको कैपिटल रेशियो में वो प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना था। बाकी एंट्री हमने बता रखी थी कि यदि किसी पार्टनर्स की कैपिटल पहले से क्रेडिट है उसे अब हम लोग को बाहर करना है तो डेबिट करना होता है। तो ये सब बेसिक चीजें हम लोगों ने कर रखी थी और आज की क्लास हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्या है, रिटायरमेंट के बाद आपको डेथ देखना था। तो डेथ में जो बेसिक चीजें हैं वो सिर्फ हम लोग देख लेंगे जो रिटायरमेंट से भिन्न था। यानी जितनी भी एंट्री रिटायरमेंट के जो रिटायरमेंट में हम लोगों ने कैलकुलेट की थी वो भी हमको डेथ में कैलकुलेट करना होता है। जो डिफरेंस है उसी चीज को सिर्फ हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि जो बेसिक था उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लासेस लगी थी, 2-3 क्लास चली, और उसके बाद एडमिशन में चली, और उसके बाद रिटायरमेंट चली। तो रिटायरमेंट और डेथ आपको सेम है, जो भी टॉपिक्स मैंने दोनों में सेम रहेंगे उसे में उसमें से एक ही हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सारा जो प्रक्रिया है वो सेम डेथ और रिटायरमेंट में होते हैं। चलिए देख लेते हैं डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ साझेदार की मृत्यु की स्थिति में लेखांकन व्यवहार उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि साझेदार की सेवानिवृत्ति। यानी जो रिटायरमेंट में हम लोगों ने जितनी भी प्रकार के जो व्यवहार किए थे लेखांकन व्यवहार, उसी को हम लोग कब अप्लाई करेंगे, डेथ में भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि साझेदार की मृत्यु की स्थिति में दावा उसके उत्तराधिकार को ट्रांसफर किया जाएगा, यानी हस्तांतरित किया जाता है। ध्यान रखना है कि यदि आप कितने पार्टनर्स थे, फर्म के 3 पार्टनर्स हैं, और यदि किन्हीं का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो आपको पता है जिनकी मृत्यु हो गई वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो इनकी कैपिटल को ग्रहण करने वाले कौन होंगे, उसके जो उत्तराधिकार होंगे। क्या होंगे, जो उत्तराधिकार होंगे वो इस कैपिटल को ग्रहण करेंगे। तो ये बेसिक चीज आपको इसमें ध्यान में रखना है कि यदि कोई पार्टनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो कैपिटल होगी, उनकी जो पूंजी होगी वो कौन प्राप्त करेंगे, उसके उत्तराधिकार को प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, उत्तराधिकार की बात करें, सन या डॉटर की बात नहीं है। यानी वो डीड बना के जाएंगे कि मेरी जो संपत्ति का जो
वारिस होंगे वो कौन उत्तराधिकार है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्टिव में इसमें से भी आपको फंसाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी उत्तराधिकार होंगे उस पार्टनर्स को उसको उसकी जो कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। जैसे कि साझेदार की सेवानिवृत्ति पे किया जाता था, ओवरऑल सेम चीजें हैं। जो रिटायरमेंट हो रहा था उनकी भी कैपिटल क्या बड़े हुए थे समेट के उन्हें भी दे रहे थे, और डेथ भी हो गया तो इनकी भी कैपिटल समेट के इन्हें दे देते हैं। तो दोनों में सेम होते हैं, सिर्फ इसमें जो अमाउंट जो कलेक्ट करेंगे या जो प्राप्त करेंगे वो साझेदार, जो इन साझेदार की मृत्यु हो गई है उनके उत्तराधिकार को ये प्राप्त होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें इसमें एक मुख्य अंतर है। सेवानिवृत्त समानता क्या होता है, लेखांकन वर्ष के अंत में होता है। जनरली आपको पता है कि जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं उसमें ज्यादा तामझाम नहीं करने के कारण वो रिटायरमेंट एक ऐच्छिक होता है कि हमें अब रिटायरमेंट चाहिए, क्या है कि हमें अब इस फर्म से रिटायरमेंट चाहिए, हमें ये बाहर इस फर्म से होना है। तो आप लोग जो पार्टनर्स होंगे, 2-3 जो पार्टनर्स आपके फर्म में, वो कहते हैं कि जब अकाउंटिंग ईयर आपका समाप्त होगा 31 मार्च, तो उस समय आप रिटायरमेंट ले लीजिएगा, क्योंकि उस समय सारा चीज कैलकुलेशन होता है सभी पार्टनर्स के लिए जब अकाउंटिंग ईयर आपका क्लोज होते हैं। तो आसानी से इसकी जो कैपिटल उपटर है सेटलमेंट कर लेते हैं। परंतु आपको पता है कि डेथ का कोई निश्चित समय नहीं होता है, डेथ किसी भी समय आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आप उलटफेर कर नहीं सकते हैं। तो जिस समय डेथ होगा, जैसे आपकी जो अकाउंटिंग ईयर समाप्त हो गई थी 31 मार्च 2022 को, ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हो गई जून 2022 में हो गई। कब हो गई, जून 2022 में। एक पार्टनर जो आपके सी पार्टनर थे उनकी मृत्यु आपको जून 2022 में। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी 3 मंथ का इनको क्या है कैपिटल निकाल के देना पड़ेगा, जो हमने पीछे अध्ययन कर रखा था रिटायरमेंट के समय में किस तरह से निकलेगा। या तो एवरेज बेसिस पे निकाल सकते हैं, या आपको जो पिछले साल के जो प्रॉफिट था उसके आधार पे 3 मंथ का प्रॉफिट दे सकते हैं साला एडजस्टमेंट करने के बाद। ये सब हम लोगों ने कर रखा था। तो यही आपको सिर्फ ध्यान रखना था कि ये जो डेट है उसमें आपको मृत्यु की डेट से लेके उनकी जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ था उस समय का प्रॉफिट इनको कैलकुलेट करके देना रहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी होगा वो सारा चीज से इन्हें मिलती है। इसके बाद देख लेते हैं, जबकि साझेदार की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए मृत्यु की स्थिति में दावे में लाभ या हानि का भाग, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, यदि कोई हो, आपको कंडीशन के हिसाब से ब्याज वाज हो तो वो भी दिया जाएगा। अंतिम तुलन पत्र की तिथि से मृत्यु तक का समायोजन किया जाएगा। ध्यान रखना कि जो अकाउंटिंग ईयर आपका क्लोज था इस डेट से लेकर जहां तक मृत्यु हुआ है उस डेट के बीच का समायोजन किया जाता है। तो ये रिटायरमेंट में भी हम लोगों ने पढ़ रखा। तो ओवरऑल जो आपको डेथ में ध्यान में जो रखना था वो था कि इनकी जो अमाउंट है वो सेटल किनको किया जाएगा, वो इनके उत्तराधिकार को किया जाएगा। और जो अकाउंटिंग ईयर आपका एंड हो रहा है उस अकाउंटिंग ईयर से लेके जून 2022 तक, यानी जब डेथ की डेट तक, जून नहीं कहेंगे, जब अकाउंटिंग ईयर एंड से लेके डेथ की डेट तक की अवधि का प्रॉफिट, कैपिटल इंटरेस्ट जो भी इनका जो बनता है प्रॉफिट के रूप में वो इन्हें मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सभी लोग को क्लियर होंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे डेथ ऑफ पार्टनर्स, हम लोग पढ़ रहे थे, यानी साझेदार की मृत्यु के बारे में हम लोगों ने देखा। तो ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप जो आपका जो चैप्टर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है आपको, जितनी भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो तो नेसेसरी आपको याद ही रखना पड़ेगा। और जैसे देखिए याद रखने के लिए आपको एक बार पढ़ने के बाद यदि सोचिएगा कि मेरा क्लियर हो जाए तो वो संभव नहीं है, आपको 2 से 3 बार उसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब मुख्य समस्या इस समय अंतराल के लाभ की गणना के संबंध में, जो आपकी कोई पार्टनर्स का डेथ होने के बाद आपको क्या है, जो अकाउंटिंग या 31 मार्च को आपने क्लोज किया था, 31 मार्च को जो क्लोज किया था उसे डेट की डेट तक के बीच का प्रॉफिट निकालना आपके लिए समस्या बन जाता फर्म के लिए। ठीक है, तो अंतिम तुलन पर से साझेदार की मृत्यु तिथि की अवधि तक लाभ की गणना देखेंगे किस तरह से करेंगे, वो हमने आपको बता भी रखा था। पिछले वर्ष के आधार पे या कर सकते हैं क्या कि पिछले वर्ष का आधार पे कर सकते हैं, या पिछले कुछ वर्षों का औसत निकाल के कर सकते हैं, और किराए के आधार पे भी कर सकते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे या डीड के अनुसार या आपको जैसा फर्म में लगे तो आप
पिछले वर्ष की जो प्रॉफिट है 1 साल का, उसको उस अवधि के अनुसार प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या एवरेज पे निकाल सकते हैं, या किराए के भी आधार पे निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, यानी साझेदारी फार्म का विघटन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो सब, और फिर जो पार्टनरशिप का बेसिक था वो भी हम लोग देखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बेसिक, उसके बाद आपको बेसिक से बाद हम लोगों ने एडमिशन पढ़ा, एडमिशन के बाद आपको रिटायरमेंट पढ़ना था। और रिटायरमेंट और डेथ दोनों क्या है, रिलेटेड है, सिर्फ इसमें जो प्रॉफिट आपको अलग निकालना था, डेथ के डेट तक का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना था। यदि रिटायरमेंट में भी ऐसा डेट था कि बीच मध्य अवधि यानी काउंटिंग ईयर के मध्य में भी आपको प्रॉफिट रिटायरमेंट दिया, तो वो बीच में भी प्रॉफिट निकालना था। दोनों आपको सेम है, सिर्फ डेट में आपको क्या था, इनका जो कैपिटल है वो कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, उत्तराधिकार के अकाउंट में ट्रांसफर कर, जो रिसीव करने वाले होंगे वो उत्तराधिकार होंगे। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको साझेदारी फर्म का विघटन है। इससे क्वेश्चंस आपको आते हैं, और ये भी रिलेटेड, जैसे बेसिक आपने किया ना, तो बेसिक से ही रिलेटेड सारे हैं। और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और डेथ के बाद क्या, फार्म का विघटन। क्या है, आपको पता हो गया कि पार्टनर्स क्या हो गए, डेथ हो गए, रिटायरमेंट हो गए, एडमिशन लेने, सारी प्रक्रिया हो गई है। पार्टनरशिप, एक फर्म बनाने में आपको क्या क्या करना था, पहले तो इनकी बेसिक हमें पता होना चाहिए था कि किस तरह से इसे हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, इसके बाद किसी पार्टनर्स को हमने इंक्लूड किया, यानी फर्म में लाया। फर्म में आने के बाद कोई पार्टनर्स ऐसे हुए कि एक अवधि के बाद उन्हें रिटायरमेंट भी चाहिए था, और कभी ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर्स का डेथ होता है। इन सभी प्रक्रिया होने के बाद आपकी जो फर्म क्या है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपकी फर्म को क्या है, विलय होना पड़ता है, समाप्त होना पड़ता है। क्या होता, तो जो फर्म का जो विघटन का मतलब है, जो आपने ये फर्म बना रखा था इसी को समाप्त करना। इसमें अभी हमने क्या देखा कि फर्म बनाए थे, इसमें कोई पार्टनर्स आ रहे थे, कोई पार्टनर्स जा रहे थे, किन्हीं का मृत्यु हो गया। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद कभी ऐसा स्थिति बनता है कि आपकी फर्म समाप्त करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जो पॉइंट है वो भी आप लोग याद रखिएगा। इससे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। हल्का फल्का जो है वो डेट से आपको आएगा, रिटायरमेंट से भी कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे वो फर्म का विघटन से अच्छी खासी क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। यहाँ पे देखिएगा, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। साझेदारी फर्म का विघटन। क्या, साझेदारी फर्म का विघटन का मतलब आपने समझ लिया कि आपकी जो फर्म आपने बना रखी थी वो समाप्त करना, यानी टोटल जो पार्टनर्स है वो सभी पार्टनर्स का जो संबंध है वो समाप्त हो जाएगा एक दूसरे से। यानी ओवरऑल अब जो हमने देखा था कि डेथ या रिटायरमेंट में क्या था कि वन पार्टनर्स अपनी बोरिया बिस्तर समेट के जा रहे थे। क्या था कि एक पार्टनर थे जो अपनी बोरिया बिस्तर समेट के जा रहे थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी पार्टनर, जितने भी पार्टनर एक साथ मिलकर एक फर्म बनाए थे वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के चलेंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो आपको पता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है 1932 की धारा 39, याद रखिएगा धारा कभी कभी पूछ दिया जाता है, यानी सेक्शन 39 के अनुसार सभी साझेदारों के मध्य, यहाँ पे देखिएगा, सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी के विघटन को फर्म का विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं कि जितनी भी आपकी साझेदार थे, मान लेते हैं कि अभी एट प्रेजेंट टाइम में आपकी फर्म में कितनी साझेदार है, 3 साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार थे। इन सभी साझेदारों के बीच का जो संबंध है वो समाप्त हो चुका है, माने किसी के साथ किसी का संबंध नहीं है। तो आपको पता है कि कम से कम आपको पार्टनरशिप चलाने के लिए 2 पार्टनर्स की आवश्यकता होते हैं। यहाँ पे कोई पार्टनर एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी पार्टनरशिप में नहीं है। तो इस समय आपको क्या होगा, जो आपने फर्म बना रखी थी ये, वो आपको क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। पहला सिचुएशन आपको पूछ सकता है कि पार्टनरशिप फर्म किस अवस्था में विघटन हो सकते हैं, तो सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी का विघटन, जो भी आपने समझौता कर रखी थी सभी साझेदार, उसके मध्य साझेदारी का, साझेदारी के जो समझौते थे वो संबंध को समाप्त होना होता है। ठीक है, तो फर्म का विघटन मोटा तौर पे आपने समझ लिया कि सभी साझेदारों के मध्य जो साझेदारी का संबंध होता है उसका समाप्त होना ही फर्म का विघटन कहलाता है, साझेदारी फर्म का विघटन कहलाते हैं।
आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा फिर हाईलाइट करके आपको बता दिया कि समस्त साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है। किसे साझेदारी फर्म का विघटन किसे कहा जाता है? समस्त यानी सभी साझेदारों के बीच संबंधों को समापन को साझेदारी विघटन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो साझेदारी फर्म का विघटन का सेक्शन कितना है? 39 है। सेक्शन कितना? 39 है। और जो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो आपका सेटलमेंट था वो आपको किस सेक्शन के अंदर? 33 था। कितना था? 33 था। यानी पार्टनर्स की जो कैश का सेटलमेंट था वो 37 है, 33 बोल दिया, यानी 37 था। और जो अभी हम लोग देख रहे थे आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें कितना था? 39 है। यानी निपटारा पार्टनर्स की जो कैपिटल्स का निपटारा करना रिटायरिंग पार्टनर्स का वो 37 था। और पार्टनरशिप फर्म का जो विघटन की बात करें, ध्यान रखिएगा साझेदारी का विघटन अलग चीज है और साझेदारी फर्म का विघटन आपका अलग चीज है। तो जो फर्म का विघटन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो 39 में वर्णन है। तो इसमें क्या कहा गया था कि सभी साझेदारों के मध्य जो संबंध है वो समाप्ति को ही साझेदारी फर्म का विघटन कहलाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा साझेदारी का विघटन एक होता है और एक साझेदारी फर्म का विघटन। तो साझेदारी फर्म का मतलब ओवरऑल सभी साझेदारों के बीच संबंध की समाप्ति। चलिए अब यहाँ पे आगे हम लोग देख लेंगे। इस तरह फर्म की अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो आपको क्या है, बुढ़े भी तो सभी पार्टनर समेट लिए थे। तो ये जो फर्म है इसकी अस्तित्व भी आपकी समाप्ति होती है। ABC जो पार्टनरशिप फर्म था उसका अस्तित्व आपको समाप्त हो जाएगा फर्म का विघटन में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि फर्म का जब विघटन होता है तो जो फर्म का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, तथा विघटन के पश्चात फर्म के पुस्तकों को बंद करने की गतिविधियां होती है। यानी ध्यान रखिएगा जब फर्म का विघटन होगा तो जो भी आपने पुस्तक बना रखी थी, यानी जो भी लेखा कर रखा था आपने, अकाउंटिंग किया था, उसको क्या करना, जो बही है उसे हम क्लोज करते हैं। गतिविधियां हैं, बंद करने की गतिविधियां होती है, ये ध्यान में रखिए। यानी फर्म का विघटन के समय जो पुस्तकें हैं उसे हम लोग क्लोज करते हैं। क्लोज का मतलब उसे सेटलमेंट करते हैं। आगे देखेंगे, फर्म के विघटन फर्म के विघटन के पश्चात समस्त परिसंपत्तियों को बेच तथा सभी दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि जब आपने आपकी जो फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म था, वो फर्म ही अब आपकी समाप्त हो रही है। तो जो फर्म की एसेट्स होंगे उसे क्या कर लेंगे, बेच देंगे, क्योंकि हमें बुक भी क्लोज करना है। तो क्लोज कब होगी, सारी जो आपकी संपत्ति है उसे बेच देंगे, जितनी भी लायबिलिटी है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, भुगतान कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो पार्टनरशिप फर्म का जब विघटन होगा, ध्यान रखिएगा किसका विघटन होगा, फर्म का विघटन होगा। जब फर्म का आपका विघटन होगा तो जो संपत्ति है उसे हम लोग सेल कर देंगे, और उस सेल से जो अमाउंट प्राप्त होगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दायित्व का भुगतान करेंगे। जब दायित्व का भुगतान करने के बाद यदि कुछ अमाउंट बचेंगे तो वो पार्टनर्स अपने आप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। तो इतना जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया को कि साझेदारी फर्म का विघटन में कौन कौन सी क्रिया होती है। यानी सभी साझेदारों के बीच जो सेक्शन 39 में कहा गया कि सभी साझेदारों के बीच जो संबंध है साझेदारी का वो समाप्त होता है, और इसके बाद हम लोग जो फर्म का अस्तित्व है वो भी समाप्त हो जाते हैं। फर्म की जो पुस्तकें हैं उसे हम लोग बंद करते हैं, और फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी लायबिलिटी है उसे हमें पे करना पड़ेगा। तो पे करने के लिए यदि कैश है तो ठीक है, और यदि आपकी जो संपत्ति है उसे भी हम लोग सेल कर देते हैं। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछेंगे। इसके बाद देख लेते हैं साझेदारी का विघटन। जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, साझेदारी फर्म का विघटन। क्या था, साझेदारी फर्म का विघटन हम लोग देख रहे थे। तो दोनों दो चीज है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने साझेदारी का विघटन के बारे में आपको पढ़ा रखा था, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में हम दिवा देते हैं कि साझेदारी का विघटन क्या है और साझेदारी फर्म। इसमें क्या है कि जो साझेदारी, जितने भी साझेदार थे आपका, ये जो आपके साझेदार थे, मान लेते हैं 3 साझेदार हैं, तो इसमें से किसी एक पार्टनर्स के बीच का क्या है, संबंध टूट सकता है, या इनकी प्रॉफिट शेयरिंग
चेंज हो सकते हैं, तो उसे हम लोग साझेदारी का विघटन करें, यानी साझेदारों के बीच के संबंध में चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी का विघटन करते हैं। और साझेदारी फर्म का विघटन का मतलब क्या है कि जो आपने पार्टनरशिप फर्म बना रखा था, साझेदारी जो फर्म आपने बना रखा था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विघटन यानी समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो साझेदारी का विघटन के बारे में देखते हैं कि साझेदारी का विघटन किस प्रकार से हो सकते हैं। तो पहला क्या था, आपको बता रखा था कि यानी लाभ में चेंजेस होंगे, यानी लाभ अनुपात में चेंज हो सकते हैं, या कोई साझेदार नए आ सकते हैं, प्रवेश करेंगे तो भी साझेदारी का विघटन होगा। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, ध्यान रखिएगा साझेदारी का विघटन किस स्थिति में होगा, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो जब पार्टनर्स का एडमिशन हो सकता है, पार्टनर्स अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, रिटायरमेंट या दिवालिया हो सकते हैं, या मृत्यु के समय, या निर्दिष्ट कार्य जो भी कार्य के लिए आपने बना रखे थे वो आपको समाप्त हो रहे हैं, तो या आपके साझेदारी फर्म की अवधि के समापन के बाद भी साझेदारी का विघटन होते हैं। तो ओवरऑल मोटा मोटी आपने देख लिया कि जो साझेदारी, जो आपके साझेदार थे, इनके बीच में क्या था, संबंधों का चेंज हो रहा था, जबकि साझेदारी फर्म में ऐसा नहीं था। साझेदारी फर्म का विघटन में हम लोगों ने क्या देखा, यानी फर्म का विघटन में देखा कि जो फर्म का ही अस्तित्व समाप्त हो रही है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपको फर्म का विघटन है वो किस अवस्थाएं में होते हैं। जैसे हमने अभी साझेदारी का विघटन के बारे में देखा कि प्रॉफिट चेंजेस हो गए। सर पीडीएफ दीजिए, बहुत क्लास नहीं कर पाए हैं दुर्गा पूजा के कारण। चलिए पीडीएफ पीडीएफ मिल जाएगा, अभी अध्ययन करें और क्लासेज करें, उसके बाद पीडीएफ देखिए, अभी पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, सीधे उसे प्रिंट आउट निकालिएगा। तो जो इस पीडीएफ आपको मिलेगा वो अभी क्या है, पीपीटी में है। तो पीपीटी का जो स्पेस होता है बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप पीडीएफ आपको रहते हैं उसमें 4 पेज आएंगे, इस पीपीटी का 4 पेज, उस पीडीएफ में 1 आएंगे। तो पीडीएफ जब वो आपको लास्ट क्लास हो जाएंगे तो वो आपको मिलेंगे। तो अभी ध्यान में रखिएगा, पार्टनरशिप आप लोग करिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कंपनी भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों चीजों को जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा स्कोर आपकी होती है। चलिए देख लेते हैं, अभी हम लोग फर्म का विघटन देख रहे थे। फर्म का विघटन देखेंगे कि साझेदारी फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश से या न्यायालय के दखल के बिना हो सकता है। यानी फर्म का जो विघटन है वो 2 सिचुएशन में हो सकता है, या तो आपकी जो कोर्ट है, यानी जो न्यायालय है उसके आदेश से आपको फर्म का विघटन होगा। आपको पता है कि जो कोर्ट आपको यदि किसी भी इंस्टीट्यूशन हो पार्टनरशिप के बाद भी यदि कोई फर्म कंपनी है तो उससे भी यदि कोर्ट ने आदेश दे रखा है तो उसका विघटन अनिवार्य है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट आपको बेसिक है। इसके बाद या न्यायालय के दखल के बिना, यानी न्यायालय के दखल के बिना का मतलब क्या हुआ कि आप कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं। फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, आप 3 पार्टनर्स हैं, और इन तीनों पार्टनर्स की सहमति, यानी ऑल पार्टनर्स चाह रहे हैं कि अब हम लोग को फर्म को चलाना नहीं है। तो यही हुआ कि यानी जो पार्टनर्स अपनी सहमति से चाहते हैं कि फर्म को समाप्त करना, तो वो क्या हुआ कि न्यायालय के दखल के बिना, इसमें तो न्यायालय दखल नहीं दे रही है। यदि जो पार्टनर्स 3 आपके हैं वो चाह रहे हैं कि हम फर्म को समाप्त करना चाहते हैं, तो इसमें जो फर्म जो समाप्त होगी उसमें न्यायालय का दखल नहीं, क्योंकि ये अपने आप स्वतः पार्टनर से चाह रहे हैं अपनी फर्म को डिजोल्व करना। तो 2 कंडीशन आपके बन गए, एक तो सभी पार्टनर की सहमति से आपको फर्म का विघटन होंगे, और न्यायालय के आदेश पे भी आप इसे समाप्त कर सकते हैं। फर्म का विघटन, यहाँ पे देखें, फर्म का विघटन होने पे साझेदारी का विघटन अवश्य है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी फर्म का यदि विघटन हो रहा है तो साझेदारी का विघटन होगा। ध्यान रखिएगा, फर्म का विघटन, फर्म का जो विघटन का जो सीधा जो संबंध बनेगा वो आपको कहां बनेगा, साझेदारी के विघटन पे। साझेदारी विघटन क्या, यदि फर्म का विघटन हो गया, यदि इसका विघटन हो रहा है फर्म का, तो साझेदारी का ऑब्वियसली विघटन होगा। ये ध्यान में रखना। यदि सबसे पहले आपकी साझेदारी का विघटन हो रहा है तो ये अनिवार्य नहीं है कि आपका फर्म का विघटन होगा। ये अनिवार्य नहीं है, क्या, ये नेसेसरी नहीं है कि यदि आपकी साझेदारी का जो विघटन हुआ है,
ठीक है, साझेदारी का विघटन हुआ तो यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म का विघटन होगा, लेकिन यदि पहले फर्म का विघटन हो रहा तो ऑब्वियसली साझेदारी का विघटन होगा, क्योंकि फर्म ही नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक साझेदार का जो संबंध है वो ही आपको समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा फर्म का विघटन का सीधा संबंध साझेदारी के विघटन से, यानी फर्म का विघटन होगा तो साझेदारी का विघटन होगा। लेकिन जब साझेदारी का विघटन होंगे, यह ध्यान रखिएगा कि यदि क्वेश्चन में कि साझेदारी का विघटन होगा तो यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म का विघटन होगा, ठीक है, अनिवार्य नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे, हालांकि साझेदारी का विघटन फर्म के विघटन को नहीं दर्शाता, यही पॉइंट बोला गया था कि जो साझेदारी का विघटन होगा तो यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म का विघटन होगा, लेकिन फर्म का विघटन होगा तो साझेदारी का ऑब्वियसली विघटन होगा। आप देख लेते हैं फर्म का विघटन किस प्रकार हो सकते हैं, इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं कि फर्म का विघटन किस प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन दिया रहेगा और आपको बताना था। तो पहला तो आपने देख लगा कि जो फर्म का विघटन है वो समझौते के द्वारा हो सकता है। आपने जो पार्टनरशिप बना रखी थी कि एक, तो वो उसके हिसाब से भी आप विघटन कर सकते हैं। एक हुआ अनिवार्य विघटन। अनिवार्य विघटन का मतलब जो जैसे फर्म, जो आपके फर्म था उसको कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि आपको इसे बंद करना है, वो आपको बंद करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है अनिश्चितता की स्थिति में, और चौथा पॉइंट है सूचना द्वारा विघटन, और पांचवा न्यायालय द्वारा विघटन। सारी पॉइंटों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि अनिवार्य विघटन क्या होंगे, समझौते के द्वारा किस तरह से विघटन होंगे, फर्म अनिश्चितता की स्थिति में कब होंगे, और अनिवार्य विघटन में भी ये होंगे कि जैसे कोई भी ऐसे पार्टनर्स हैं वो आपको दिवालिया हुए तो वो अनिवार्य में आते हैं। तो डिटेल में हम सभी पॉइंट को देखते हैं। आगे देखेंगे अनिश्चितता, कभी ऐसा भी स्थिति हो जाएंगे कि आपके फर्म को अनिश्चित स्थिति में भी बंद करना पड़ेगा। सूचना के द्वारा विघटन करना पड़ेगा, यानी कोई पार्टनर्स आपको सूचना दे रहे हैं, और न्यायालय के द्वारा भी करना पड़ेगा। तो जितनी भी पॉइंट है उससे हम लोग देख लेते हैं। तो इस पॉइंट के साथ साथ आपको जो ध्यान रखना वो समझौते के द्वारा विघटन किस तरह से होगा वो आपको पता है कि समझौते के मतलब सभी साझेदारों की सहमति जरूरी है, यानी सभी साझेदार चाह रहे हैं कि हमें इसे फर्म का विघटन करना। सेकंड पॉइंट आपका साझेदारों के मध्य अनुबंध के अनुसार, यदि आपने अनुबंध बना रखी थी कि हमें एक समय के बाद, यानी एक समय के बाद या एक उद्देश्य प्राप्ति होने के बाद अपना जो फर्म है उसे हम लोग को समाप्त करना है। तो दोनों पॉइंट आपने समझ रखी कि समझौते के हिसाब से की तरह से, यानी पार्टनर्स अपने आप में अंडर स्टैंडिंग करके उसे कर सकते हैं, यानी साझेदार की सहमति होगी सभी साझेदार की, या साझेदार के मध्य जो भी आपने डीड बना रखी थी उसके अनुसार कर सकते हैं। तो ये समझौते के अनुसार आपको फर्म का विघटन है। अनिवार्य विघटन में देखेंगे कि जब फर्म का विघटन, यहाँ पे देखेंगे जब फर्म का व्यवसाय जो है वो गैर कानूनी हो जाएगा। अनिवार्य विघटन का मतलब आपने क्या है, ड्रग्स का व्यापार करने लगे। जैसे जो फर्म था वो आपने वहां पे पाउडर बना रहे थे, क्या थे, नॉर्मल पाउडर बना रहे थे, लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आया कि आप लोग क्या करने लगे, फर्म में आपने ड्रग्स बनाना चालू कर दिया और इसे सेल करना है। यानी ऐसा व्यवसाय जो गैर कानूनी हो, यानी फर्म का जो व्यवसाय है वो आपको गैर कानूनी हो जाएगा, तो फर्म का विघटन अनिवार्य हो जाता है, आपको बंद करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो कि साझेदारी फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए, यानी कभी ऐसा भी स्थिति हो जाता है कि जो आपने प्रोडक्शन बना रहे थे अभी, और सरकार ने अनाउंस कर दिया कि आपके इस प्रोडक्शन का उत्पादन हो वो आपको इलीगल हो जाएंगे। तो इस अवस्था में भी जो आपकी फार्म है वो गैर कानूनी हो जाएंगे। तो गैर कानूनी के हिसाब में भी आपको फार्म को जो अनिवार्य विघटन के रूप में आपको समाप्त करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा जो गैर कानूनी कार्य करने पे, यानी गैर कानूनी जो व्यवसाय होंगे या कार्य होंगे, तो उसके लिए फर्म अनिवार्य विघटन होगा। फर्म का विघटन होना अनिवार्य हो जाता है, क्या है, फर्म का विघटन होना अनिवार्य हो जाता है। और सी पॉइंट देखेंगे जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया होते हैं। दिवालिया की कंडीशन में ध्यान रखिएगा ये वाली पॉइंट, जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार, एक भी साझेदार आपकी दिवालिया होंगी तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन अनिवार्य है, क्या है, फर्म का जो विघटन है वो हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट हमने देखा कि सहमति के हिसाब से, तो ये तो नॉर्मल चीजें आपको याद रहेगा
कि पार्टनरशिप का विघटन हमने यानी पार्टनरशिप में 4 बंदे क्या करे, फार्म को बनाया था और इस फार्म में सभी की सहमति है कि हमें इसे बंद करना, तो ऑब्वियसली क्लोज करके निकल लीजिए, विघटन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि अनिवार्य विघटन का मतलब कि क्या हुआ कि कोई ऐसा फार्म जो है, जो आपका व्यवसाय फार्म का व्यवसाय वो गैर कानूनी हो जाए, यानी आपने गैर कानूनी कार्य कर रखे तो आपका फार्म का विघटन होना अनिवार्य है। और सेकंड पॉइंट देखना है कि यदि कोई पार्टनर्स दिवालिया होते हैं तो दिवालिया होंगे तो इस स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि एक साझेदार या सभी साझेदार, एक भी साझेदार आपके दिवालिया हो जाते हैं यानी इंसॉल्वेंस हो जाता है। दिवालिया का मतलब आपकी जो इंसॉल्वेंस हो गए, आपके पास वो इतना अमाउंट नहीं है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो आप पे ज्यादा हो गया आपकी संपत्ति पे, तो एक भी साझेदार आपके दिवालिया होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फर्म का विघटन हो जाएगा। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट होगा तो वो आप लोग पूछिएगा। इसके बाद आगे देख लेंगे अनिश्चितता की स्थिति में। अनिश्चितता की स्थिति में यदि एक अवधि के लिए गठित है तो, या अनिश्चितता की स्थिति का मतलब क्या होगा कि एक समय अवधि के लिए आपने पार्टनरशिप फार्म का स्टार्ट किया था कि हम 5 साल तक अपनी फार्म को चलाएंगे, ये आपने निर्धारित कर रखी थी। तो इस अवधि के समाप्त होने के बाद क्या है, आपका फर्म का विघटन हो जाएगा। एक निर्धारित अवधि के लिए गठित हो तो उस अवधि के समापन पे आपका फर्म विघटन हो जाएगा। तो ये अनिश्चितता की स्थिति को ध्यान में रखना है। क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए आपने फर्म बना रखी तो आपके फर्म का समापन हो जाएगा। यदि एक या एक से अधिक उपक्रम के लिए गठित है तो उसके पूरे होने पे, यानी जो आपने एक कार्य, आपके जो फर्म है वो किसी कार्य के लिए गठित हुए थे, एक कार्य के लिए, जैसे उपक्रम एनटीपीसी है तो एक उपक्रम के रूप में इनका जो कार्य था वो समाप्त हो गया, यानी इनका कार्य जो है किसी फर्म को आपने एक उपक्रम के रूप में बना के यूनिट दिए थे और वो उस कार्य को कर पा लिए, यानी पूरा कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त होने के बाद कार्य आपका फर्म विघटन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे साझेदारी की मृत्यु पे, यानी आपकी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो वो आप फर्म का विघटन कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने पार्टनर्स के बीच में यदि सहमति बन जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई तो हम लोग फर्म को नहीं चलाना चाहते हैं तो वो आप फर्म को विघटन कर सकते हैं। साझेदार के यानी सभी साझेदार भी ऐसे भी हो गया कि सभी साझेदार की मृत्यु हो गई तो ऑब्वियसली वो अनिश्चितता की स्थिति बन गई थी और फर्म का ऑटोमेटिक वो विघटन हो जाता है। साझेदार के दिवालिया घोषित होने पे, यदि कोई ऐसा साझेदार थे उनके बारे में क्या हो गया, अनाउंसमेंट हो गया कि ये पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं, वो अपना घोषणा कर दिया तो वो आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट देंगे सूचना द्वारा। स्वैच्छिक साझेदार, जो स्वैच्छिक आपके साझेदार की स्थिति में यदि एक साझेदार अन्य साझेदार को लिखित सूचना देकर फर्म का विघटन का इच्छा व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिए, कोई पार्टनर्स आपको हैं जो चाह रहे हैं कि जो आपका फर्म है उसे आपका विघटन कर दिया जाए, क्या हो जाए, विघटन इसे कर दिया जाए, तो वो आप लोग कर सकते हैं फर्म का विघटन। लिखित रूप में आपको देना दिए हैं कि यहाँ पे देखेंगे एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर फर्म का विघटन का इच्छा व्यक्त करता है तो आपको फर्म को विघटन करना होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो पॉइंट को याद रखना है कि किस समय आपको होंगे, तो जैसे जनरली गैर कानूनी जो व्यवसाय उससे अधिक क्वेश्चन आते हैं और समय अवधि के बाद या मृत्यु के बाद दिवालिया वाली पॉइंट आपको याद रखना है। इससे भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को आए हैं। दिवालिया होने पर आपके फर्म का विघटन हो जाएगा और मेन जो इसमें पॉइंट है वो न्यायालय द्वारा जो विघटन है वो भी आपको अनिवार्य है। इसके सारी पॉइंट को ध्यान में रखना है। एक साझेदार की याचिका पर निम्न स्थितियों में न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। तो आपको पता है कि न्यायालय आपके बीच कब हस्तक्षेप करेगा, जब आप वो न्यायालय में कोई पार्टनर चले गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब एक साझेदार की मानसिक संतुलन खो देता, क्या खो देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाएगा। तो ये वाली पॉइंट याद रखिएगा, मानसिक संतुलन खोने पे आपका जो फर्म है वो क्या हो जाएंगे, विघटन हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है ये क्या है, जो न्यायालय में है कि इस अवस्था में ये आपको आदेश दे सकते हैं। तो मानसिक संतुलन खोने पे ऑब्वियसली आपको फर्म का विघटन होगा। सेकंड पॉइंट है जब कोई साझेदार अस्थायी रूप से साझेदार के कर्तव्यों का पालन करने में क्या है, अक्षम है, असक्षम है, यानी सक्षम नहीं अक्षम है।
यानी कोई ऐसा पार्टनर्स है जो अस्थायी रूप से साझेदार का कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं और कोई पार्टनर्स आपके क्या चल गए हैं, न्यायालय में चल गए हैं, तो आपको कोर्ट आदेश दे देंगे कि आपका फर्म विघटन हो जाएगा। यानी कार्य यानी कर्तव्य को वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं कोई पार्टनर्स, तो उस अवस्था में आपकी फर्म विघटन हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी, जब कोई साझेदार कुप्रबंध का दोषी होता है। यानी जो प्रबंध पर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आपकी जो व्यवसाय है वो अच्छी तरह से चलाना। कुप्रबंधन का मतलब वो लापरवाही के रूप में चलाना। यानी कोई साझेदार क्या है, मैनेजमेंट में दोषी पाए जाएंगे जिसमें जिससे कि फर्म व्यवसाय पे विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, पड़ने की आशंका होती है, पड़ रहा है, तो उस अवस्था में भी आपका फर्म क्या हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है, विघटन हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मानसिक संतुलन और आपका दिवालिया था, वो वाली आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और साझेदारी समझौते हैं वो तो आपको पता है कि आपकी सहमति है तो वो ऑब्वियसली उसमें बन सकते हैं। जब कोई साझेदार जानबूझकर बार बार साझेदारी निबंध का उल्लंघन कर रहा है, आपको ऑब्वियसली कोई भी पार्टनर्स आपके ऐसे हैं कि आपके जो नियम कानून है उसे क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बार बार इसे तोड़ देते हैं, तो तोड़ देंगे तो वो आपको पार्टनरशिप चलाने से कोई फायदा है नहीं। तो उस समय यदि आपने कोर्ट में जाएंगे तो आपका फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। ई देखेंगे, जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित तीसरे साझेदार को हस्तांतरण कर देता है। जैसे कोई भी पार्टनर्स हैं जो अपना जो हित है, जैसे 3 पार्टनर्स थे आपके ए बी सी आपके पार्टनर्स हैं, और इन पार्टनर्स में सी है जो बिना सहमति के क्या कर दिया, डी को अपने अधिकार को ट्रांसफर कर दिया। और इस अवस्था में यदि कोई पार्टनर्स कोर्ट में चले गए यानी न्यायालय में चले गए तो वो उस समय आपका जो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ तक कि कोई डाउट है तो वो ध्यान रखिएगा। न्यायालय में जाने में कौन कौन सी स्थितियां, वो ध्यान, मानसिक संतुलन खो देने के बाद, या जो अपने कर्तव्य को नहीं पालन कर पा रहे हैं, या प्रबंध में किसी प्रकार की दोषी पाए जा रहे हैं, या अनुमान को वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या अपना जो ट्रांसफर है हित वो किसी अन्य को कर दे बिना सहमति के, तो इस अवस्था में जो न्यायालय द्वारा है वो फर्म का विघटन करा दिया जाएगा। तो ये सारी जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। पीछे वाली पॉइंट में क्या ध्यान में रखना है वो देख लेंगे। जो आपको पता ही है दिवालिया इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। दिवालिया की स्थिति में आपके फर्म क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। यदि कोई भी फर्म का समय क्या है, समाप्त हो गई है, वो ऑटोमेटिक उस अवस्था में फर्म का विघटन हो जाएगा। इस वाली पॉइंट में भी याद रखिएगा कि कोई साझेदार लिखित रूप में दिया है कि फर्म का विघटन करना है तो वो आपको फर्म को विघटन करना पड़ेगा। तो 3 2 5 6 पॉइंट हो गए। और यहाँ पे देखिएगा कोई भी व्यवसाय आपके गैर कानूनी हो गए तो उस अवस्था में आपको क्या हो जाएगा, फर्म का विघटन हो जाएंगे। या एक साझेदार या सभी साझेदार कोई भी एक दिवालिया होंगे तो वो अनिवार्य रूप से आपका जो फर्म है वो क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, यानी फर्म का विघटन हो जाएगा। तो सारी पॉइंट को याद रखना। एक समझौते के द्वारा या कोई भी साझेदार दिवालिया होंगे तो उस अवस्था में फर्म का विघटन हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएंगे तो उस अवस्था में भी विघटन हो जाएगा। इसके बाद आपने देख लिया कि जो समय अवधि पूरा होने के बाद और कोई पार्टनर्स की इच्छा जाहिर किया लिखित रूप में तो उस अवस्था में फर्म का विघटन होगा। न्यायालय में भी ये ध्यान रखेगा जो मानसिक संतुलन यदि खो बैठते हैं तो वो आपको फर्म का विघटन हो जाते हैं। या किसी भी प्रकार के न्यायालय का मतलब क्या होगा कि किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आपकी हो गई और आप न्यायालय में जाते हैं तो वहां पे आपको फर्म का विघटन का आदेश मिल जाएगा। तो यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो वो पूछेगा। तो ये वाली जो पॉइंट है विघटन के बारे में वो आपको याद रखना है कि किन किन परिस्थितियों में विघटन होते हैं। चलिए, और ऐसे और भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, जब फर्म का व्यवसाय को चलाने में लगातार चलाने से हानि के अतिरिक्त कुछ नहीं हो रहा है तो अभी इस अवस्था में भी जाएंगे तो फर्म में तो आपका क्या हो जाएगा, फर्म का विघटन कर देगा जब न्यायालय फर्म के विघटन को ठीक व न्याय संगत समझे। यानी ये आपको क्या है कि ऐसा जो स्थिति है, ऐसा जो आपका स्थिति है कि फर्म में आप क्या है, न्यायालय में जाएंगे और आपके अस्तित्व जो आपके फर्म के अस्तित्व के विरुद्ध यदि कोई काम हो रहा है तो वो फर्म का विघटन का आदेश दे देते हैं। यदि न्यायालय को लगे कि फर्म को विघटन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल न्यायालय के बारे में आपने जान लिया कि कोई भी ऐसा स्थिति जिससे फर्म पे विपरीत प्रभाव पड़ रहे हो तो यानी उस अवस्था में क्या हो जाएगा, फर्म का विघटन हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे सरदारी का विघटन और इसके जो अंतर है। तो जो आज की जो पॉइंट है वो आप लोग याद रखिएगा, जो हमने दोबारा रिपीट भी करा दी है। यदि कोई डाउट है तो वो आप लोग पूछिएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी आज का जो विघटन का पॉइंट था वो आपको ध्यान में रखना है। और शाम वाली क्लास में आपको क्या है, इवनिंग में डिसोल्यूशन से क्वेश्चंस होंगे। चलिए, किन्हीं को डाउट है तो वो कमेंट कर लेंगे आप लोग। चलिए, किन्हीं का कोई कमेंट नहीं है तो टेक केयर, बाय बाय। हाँ बोलिए, डीपी मिश्रा जी का हैंड रेज हुआ है। कोई क्वेरी है वो पूछेंगे। सर नोटिफिकेशन कब होगा? ये नोटिफिकेशन तो अब सरकार पे डिपेंड कर रहा है, वो सो जाती है तो इसमें क्या कर सकते हैं। और सचिवालय जाएंगे इस फ्राइडे को तो कुछ आपको न्यूज पता चल पाएगा। नोटिफिकेशन आपको आ जाना चाहिए, लेकिन अब सरकार रिलीज नहीं कर पा रही है तो इसमें तो कुछ। और कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा। कोई ऐसा अपडेट आएगा हम तो आपको अपडेट कर देंगे। उसके लिए बीकॉम प्लस बीएड पेपर 1 के लिए बीकॉम प्लस बीएड के लिए बीकॉम प्लस बीएड के लिए हैं तो वो देखिए नोटिफिकेशन पे ये भी डिपेंड करता है। पेपर 1 का आना चाहिए, नोटिफिकेशन में उम्मीद है कि आना चाहिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो कुछ क्लियर हो नहीं पाएगा। पेपर 1 के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि और भी कोई स्टेट का उम्मीद है कि आप लोग क्या यूपी टेट में बाहर रखे होंगे तो यूपी टेट की जो भी सिलेबस है वो भी आपको कवर हो जाएगा यहाँ पे। तो पेपर 1 वहाँ पे आप लोग भरे होंगे। और झारखंड में तो निकला था तो यहाँ तो हाई स्कूल खोज रहा था वहीं से, तो उसमें तो आप लोग अप्लाई कर नहीं पाएंगे। यदि किन्हीं का होगा कि 10-12 वहां से किए हुए होंगे झारखंड से तो वो अप्लाई किए होंगे तो वो उनके लिए सफिशियंट होगा। जितने भी जो अकाउंट की जो पॉइंट है वो सारे स्टेट में सेम होंगे। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।